तो अभी तक हम लोगों ने किया 8 चैप्टर तक। अभी हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। पेरियो का MCQs। मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, तो अब अभी डालती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला है इसको बनाने के लिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बट्रेसिंग बोन फॉर्मेशन इज। सो व्हाट इज़ बट्रेसिंग फॉर्मेशन? जब भी क्या होता है कि जब ये टूथ है लाइक हमारा, और ये हमारा पूरा एल्वियोलर बोन उस पर है, तो ये क्या होगा जब एक्सेसिव फोर्स लगते हैं टूथ के ऊपर, तो उसकी ट्रेबेक्यूले थिन हो जाते हैं। ठीक है, थिन होने की वजह से वो क्या करते हैं, दे अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर लॉस्ट बोन। ओके, दे अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर लॉस्ट बोन। उसको हम बोलते हैं बट्रेसिंग बोन फॉर्मेशन। और वो दो टाइप का हो सकता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, तो बट्रेसिंग बोन फॉर्मेशन विच में भी सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल को हम क्या बोलेंगे, लिपिंग। ओके, पेरिफेरल बोन फॉर्मेशन को हम बोलेंगे लिपिंग। तो हेयर बट्रेसिंग बोन फॉर्मेशन इज ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम occlusion or excessive forces. Okay, now next classification of the bony defects are most helpful in determining the likelihood of repair after periodontal treatment. It is based upon the number of bone walls remaining. ये लाइक 1 वॉल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं हेमिसेप्टन, ठीक है, 3 वॉल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं इंट्राबोनी डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ बोन वॉल्स रिमेनिंग। ठीक है, which of the following is a common osseous lesion in periodontitis? It's a crater, osseous crater, you must have heard. ठीक है, 3 wall defect most frequently occurs in 3 wall defect most commonly occur in the interdental area. ठीक है, 3 wall defect को हम बोलते हैं इंट्राबोनी डिफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिलर एंड द मैंडिबुलर मोलर पे होता है। ओके, नेक्स्ट है कोरोनोप्लास्टी। व्हाट इज कोरोनोप्लास्टी? फिफ्थ पे आ जाते हैं। कोरोनोप्लास्टी शुड बी कैरीड आउट इन पेशेंट्स विद साइंस ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम occlusion. ओके, कोरोनोप्लास्टी क्या होता है? इज इंडिकेटिव इन द ट्रॉमा फ्रॉम occlusion रिजल्ट इन पेरियोडोंटल इंजरी। ओके, इसमें जस्ट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं हम। ऑक्लूजल जो प्रीमेच्योरिटीज़ होती है ना, जिसकी वजह से ट्रॉमा हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पैटर्न ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन इन पेरियोडोंटाइटिस इज डिटरमाइंड बाय pathway of inflammation. Okay, it will be depend upon the pathway of inflammation. Like there are various pathway of inflammation. ठीक है, interproximally first inflammation from the gingiva. If there is infection in the gingiva, it will go to the bone. From the bone it will go to the periodontal ligament. Okay, so it's like the pattern of destruction in periodontitis. It will be determined by the pathway of inflammation. Okay, now angular bone defect are classified according to the number of walls remaining. Buttressing bone formation is occur when excessive occlusal forces are present. ये भी आप पढ़ चुके हो अभी. Now the इंट्राबोनी डिफेक्ट, दीज आर 3 वॉल डिफेक्ट, अभी मैं बताया अभी था मैंने. नाउ 10th क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बैक्टीरिया. ये होता है 1.5 से 2.5 मिलीमीटर. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच इज पेरियोडोंटल डिजीज. Question number 11, which is periodontal disease progression by short burst of destruction followed by period of no destruction is called as random model.
It's a random model. क्या हो गया पता नहीं, चल के नहीं रही. So it's a random model. Okay. कहाँ पर थी मैं? हाँ, रैंडम मॉडल 11th पे. तो इट्स लाइक सेवरल मॉडल, इसमें मॉडल्स होते हैं किसके लिए? प्रोग्रेशन, डिजीज प्रोग्रेशन के. देर आर 3 मॉडल. लाइक वन होता है, वन इज कंटिन्यूस मॉडल, सेकेंड इज रैंडम मॉडल एंड थर्ड वन इज एसिंक्रोनस मॉडल. ओके. If there is a periodical disease progression by short burst of destruction followed by a period of no destruction, then it is called random model. Okay. Now 12 question is the what is the histological 11th question पर हूँ मैं. हाँ, 12th. What histological criteria is used to distinguish gingivitis from periodontitis? It's Hauschilp-Leucone. Okay. Next, trauma from occlusion does not affect epithelial attachment and gingiva. Okay, it will not affect the epithelial attachment and gingiva. Next, common sign of occlusal trauma is, common sign क्या होता है? Tooth mobility. If there is trauma from occlusion, then there will be a bit of tooth mobility. Which of the following represent early effect of primary trauma from occlusion? It's hemorrhage and thrombosis of the blood vessels in periodontal ligament. These are the early signs. Trauma from occlusion refers to it will be changes in the periodontium due to occlusal forces. Next, when occlusal forces are increased, the cancellous bony trabeculae increase in number and thickness. Occlusal correction is done after periodontal therapy. In which condition? It will be after trauma from occlusion. Okay. Radiograph of the periodontal ligament of a tooth which has lost its antagonist will show narrowing of the pedial space. Okay. Now the type of load on teeth that is most destructive to the periodontium, ये आपको पता है, horizontal. Okay. Actually क्या होता है, द पेरेंटल फाइबर इस वे में दे आर अरेंज इन दैट दे विल रेजिस्ट द वर्टिकल फोर्सेज इफेक्टिवली, बट द लेटरल एंड टॉर्क, like lateral which is horizontal and torque rotational forces, they will injure the periodontium. So the type of load on teeth that is most destructive is horizontal. Now question number 21, in primary trauma from occlusion, the blood vessels present in the periodontal ligament rupture and they will release into the surrounding space. This will happen in primary trauma from occlusion. Okay. If we see the adaptive capacity of the tissue to withstand occlusal forces is impaired, resulting in injury from normal occlusal forces, it's like this is secondary trauma from occlusion. Now 22, clinical signs of occlusal trauma include all. तो क्लिनिकल साइंस में क्या क्या होता है? पेरेंटल पॉकेट्स, नॉट नेसेसरली. माइग्रेशन ऑफ टीथ, येस. टेंडरनेस ऑन परकशन, येस. इंक्रीज विड्थ ऑफ पेरेंटल लिगामेंट, येस. बट नॉट द साइन ऑफ but periodontal pockets, it's not a sign of occlusal trauma. Now 23, all are signs of periodontal trauma. All are signs of periodontal trauma except, okay, pain, yes, it can be mobility, hypersensitivity, but not bleeding. Bleeding is not a sign of periodontal trauma. Okay. Now 24, occlusal trauma may be best defined as a condition caused due to the force or the pressure beyond the physiological limits of the periodontium. Now question number 25, bone loss associated with trauma from occlusion is vertical. Bone loss associated with trauma from occlusion will be vertical. Vertical or angular defect are called
They can be suprabony or intrabony. The necrotizing pressure areas undergoing bone resorption and endosteal bone formation. Endosteal bone formation is this occlusal trauma.